बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। और कल शहर में जश्न का सा समा था। वैसे तो ये पूरा महीना ही लोग जश्न भी मनाते हैं, महफिल का अहतमाम भी होता है। और बहुत खुशी हुई कल ये देखकर कि इतना ज़बरदस्त लाहौरियों ने जहाँ गलियों बाज़ारों को सजाया था, बहुत ज़्यादा न्याज का अहतमाम भी किया गया था। हमारे घर में तो कल बहुत जगहों से न्याज आई और माशाल्लाह ये चीज़ें, ये सिलसिला हर गुज़रते वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। कहीं हमने देखा शहर में जुलूस निकले हुए थे, गलियों बाज़ारों को सजाया हुआ था, नातिया महफिल का अहतमाम किया हुआ था। तो इसके साथ साथ जैसे कि हमने कल भी गुफ्तगू की कि मकसद जो असल है वो ये है कि उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी की जाए, अपनी ज़िंदगियों में कुछ मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश की जाए। इन दिनों सिर्फ हम ये सोच लें कि हमने अगर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इजहार करना है तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। कोई एक अच्छा काम जो उन्होंने कहा वो अगर आप अपना लें और तहिया कर लें कि अब हमने कम से कम अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लेना है कि ये एक काम तो हमने करना ही करना है, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद राइट ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल कल शहर में किस तरह का समा था, हमारे रिपोर्टर्स क्योंकि कल सारा दिन कवरेज करते रहे, इमरान यूनस और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम के लिए अस्सलाम वालेकुम। इमरान, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। खासा कल शहर में ईद से बढ़कर समा होता है। ईद पर तो हम ये देखते हैं ना कि हम बहुत कम लोग शाम में निकलते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, लेकिन ये सजावट, ये न्याज का एहतमाम और ये जश्न का समा, महाफिल का एहतमाम और कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, देखें मैं अपनी बात का आगाज़ इससे करूँगा कि हम हमेशा ऐसी कवरेजेस जो हैं वो करते हैं। दुर्रे नायाब भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, जिसमें हम सुबह 10 बजे भी अगर शुरू हो तो अक्सर रात के 11-12 जो हैं वो हमें बच जाते हैं। और ऐसी कवरेज के दौरान ऑब्वियसली हम थक जाते हैं, लेकिन स्पेशली जब इस चीज़ की बात आती है ना कि जैसे कल का दिन था, क्योंकि आप देखें कि इसका नाम ही ईद मिलादुन नबी, और ईद का मौका और कोई थक जाए तो कल सारा दिन जो है वो कवरेज में बहुत अच्छा लगा। देखते हैं कि हर गली कूचे से जो है वो छोटी छोटी टोलियां जो हैं वो निकल रही हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारे अभी भी वो सिलसिला जो है वो चलता है छोटी छोटी पहाड़ियों का, लेकिन उससे कम हो गया मुझे लगता है। उससे अच्छी बात जो है वो ये है कि अब लोग जो है मुख्तलिफ मॉडल्स बनाते हैं। कल मैं एक बाल टाउन में देख रहा था कि एक शख्स ने कुरान करीम का मॉडल जो है वो बनाया हुआ था और बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा था, और वहाँ पर लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा था। और एक और अच्छी बात जो है मुझे ये कि हमेशा जो नज़र न्याज के हवाले से लोग, चाहे यौम आशूर का मौका हो या ईद मिलादुन नबी का मौका हो, चूँकि रिसेंटली वो गुजरा है, तो लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं और नज़र न्याज जो है वो करते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों को देखें तो वो मुख्तलिफ उन्होंने गेटअप जो है वो अपनाए होते हैं और झंडे जो है वो पकड़े होते हैं और नारे रसूल जो है वो बुलंद कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा जो है वो कल का समा था। बिल्कुल ऐसे ही दुर्रे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ाते वादानियत के बाद अगर कोई बात पे तमाम फ़िक़े मुत्तफ़िक हैं तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पे है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसको मनाना, इसको अच्छे तरीके से डेमॉन्स्ट्रेशन करना, ताकि पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया इस चीज़ को देखे कि हम किस ज़ात के लिए किस तरह से अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और ये मोहब्बत जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि जितनी सादगी से भी की जाए, और अगर किसी ने एक परचम उठाया, किसी ने दरूद शरीफ पढ़ा, किसी ने दरूद का नारा लगा दिया, और किसी ने, मैं कल एक ये चीज़ भी देखी है, कल तो लोगों ने खाने पीने की बहुत अहतमाम किए हुए थे, नाश्ते के अहतमाम थे, सबीलें लगी हुई थी, पानी पिलाया जा रहा था, स्वाब हासिल किया जा रहा था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इस मुक़द्दस मुबारक महीने को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था। मेरी ख़ास तौर पे गुलबर्ग में ड्यूटी थी, और कैंट और गुलबर्ग से विसिनिटी में जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के जुलूस निकल रहे थे उनको कवर कर रहा था, और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से मैंने, क्योंकि हम निकले हैं गुरु मांगट रोड से होते हुए मेन बुलेवार्ड, और मेन बुलेवार्ड से मेन मार्केट तक, तमाम तरफ एक जगह भी ट्रैफिक नहीं रुकी थी। बिल्कुल ऐसे ही 1-2 लाइनों पे ट्रैफिक चल रही थी, और साथ साथ एक लाइन में जो है लोग मोटरसाइकिलों पे, पैदल, गाड़ियों, साइकिलों पे, और कुछ ट्रॉलों पे उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेशन चेयर्स रखी की हुई थी, उस पर सवार थे और चलते जा रहे थे, और किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा था। तो लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और करना भी चाहिए। और आपकी जो सबसे बड़ी जो बात आपने की आगाज़ में
कि अब सिर्फ बात यह है कि हमें एक एक उनकी जो है वो सुन्नत को अपनाना चाहिए, बस किसी भी एक को। किसी को माफ करना भी एक सुन्नत है, बिल्कुल किसी को पानी का गिलास पिलाना भी एक ना सुन्नत, कुछ करें मुस्कुरा के किसी को मुस्कुरा के देख लें, किसी को सीधे हाथ से आप यही कह दें कि पानी पियो, खाना खाओ, तहम्मुल, किसी को बर्दाश्त का ही आप कुछ सबक दे दें, खुद भी करें, तो मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए। बस सब लोग ये सोच लेना कि एक चीज़ कुछ अच्छी करनी है, एक चीज़ जो हमारे नबी की सुन्नत है उसको अपनाना है, तो यकीन माने उस एक चीज़ की वजह से आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो ये आज का पैगाम भी है। पूरा महीना है माह रबीउल अव्वल का, और इस पूरे महीने में लोग जश्न भी मनाते हैं, महफ़िल का एहतमाम भी करते हैं, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और अब हम बात करने वाले हैं लाहौरियों के लिए वो मनसूबा जो कि वबाले जान बन गया। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबा शहरियों के लिए ये सहूलत के लिए मनसूबा बनाया गया था, जो अब जहमत बनता चला जा रहा है ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए, लेकिन ये ट्रैफिक मसाइल क्रिएट करने वाला मनसूबा बन गया है। वहाँ से गुजरने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तकरीबन 1 साल होने को आया यहाँ पर कौन सा ऐसा काम है जो मुकम्मल ही नहीं होने पा रहा? क्या ऐसी रुकावटें हैं जो कि इस मंसूबे की राह में हैं? दुर्रे नायाब। अच्छा, आप अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ थोड़ी सी सख्त बात करना चाहूँगा कि मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर कुछ आला हुकूमती शख्सियात की तस्वीर लगा दी जाएँ तो मेरा ख्याल ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये बहुत क्योंकि हमने क्रेडिट लेना है ना, सिर्फ तस्वीरों के पीछे आपने बंद रोड पे क्या किया है, आपने बंद रोड पे क्या ऐसे ही है, बिल्कुल। आपने बाबू साबू टूल प्लाजा पे तस्वीरें लगा दी, आपने बंद रोड पे तस्वीरें लगा दी, और इस हुकूमत को पता था, यहाँ पे तमाम ब्यूरोक्रेसी को पता था ये मंसूबा इस हुकूमत का नहीं है, ना था कभी, ये निगरान हुकूमत के मंसूबे थे। मुझे समझ नहीं आता कौन सा मंसूबा किस हुकूमत का होता है। मैं आवाम की सहूलत के मंसूबे तो सभी के होते हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात बताता हूँ कि इस मंसूबे का इफ्तिताह रखा गया पिछले महीने, इफ्तिताह होना था। अच्छा, तो वजीर आला को रूट मुड़वा के चेंज करवा के यहाँ पे CBD वॉल्टन लाया गया। उस दिन इफ्तिताह होना था और इफ्तिताह का वहाँ पे मंडप तैयार था, पूरा पंडाल तैयार था, वहाँ पे टेंट लगाए जा चुके थे, तख्तियाँ लगाई जा चुकी थी, डेट अनाउंस हो चुकी थी, मैं खबर दे चुका था, सब कुछ था। मैडम हजूरी बाग से निकली हैं और वहाँ से उनको वहाँ पे ले जाने की बजाय जो उनकी गाड़ी चला रहे थे, एक बहुत बड़े, कौन चला रहा एक बड़े है ये गाड़ी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे भी ताल्लुक है, दोस्त हैं, गिला बहुत करते हैं, बाद में नाराज भी हो जाते हैं। वो उनको मोड़ के CBD वॉल्टन की तरफ ले गए। मैं इसलिए इस बात की तमहीद बांध रहा हूँ कि इसका मलबा जो है ना फिर वॉल्टन की तरफ आ रहा है। मैडम को वॉल्टन पे ब्रीफ किया गया, मैडम ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने CBD हुकाम को कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी भी उनके पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका हल्का है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खैर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा इस चीज़ को सीरियस लिया, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटिव सीरियसनेस का हाल क्या किया इन्होंने? नहीं, जब उसका रिजल्ट ही कोई नहीं तो सीरियसनेस को क्या करना मुझे है? एग्जैक्टली याद आ गई, 14 अगस्त की बात है। अच्छा, आज की फुटेज अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो हम दिखा देते हैं। जी जी दिखाएं, बिल्कुल। ये 14 अगस्त का दौर है मैडम। हाँ, लेकिन आपने मुझे कहा था कारपेटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो चले आप दिखाएं, मैं तो कहता हूं काम आजकल पे ही है। तो ये आजकल वाला काम ये देख लें जी। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है यहाँ पर बुरे हालात हो जाते हैं। मुझे अब रुकावटें दुर्रे नया बता दे क्या है, मतलब लोग तो परेशान है बहुत ज्यादा, रुकावटें क्या है जिसकी वजह से काम? देखिए जी, CBD बहुत अच्छी अथॉरिटी है, बहुत काम करने का पोटेंशियल है, लेकिन खाली अपने नाम के साथ प्रीमियम अथॉरिटी लिखने से काम नहीं चलता। आपको मौके पर खड़े होकर काम करवाने पड़ते हैं, आपको वज़ीर आला की डायरेक्शंस को लेना पड़ता है सीरियसली, अपने कॉन्ट्रैक्टर से चाहे ज़बरदस्ती करें चाहे कहीं से पैसे अरेंज करके दें, काम करना पड़ता है। हमने इसी CBD को कलमा चौक पे भी काम करते यही देखा, तो बड़ा अच्छा काम किया। यही तो बात कर रहा हूँ कि काम करने के साथ आपके वक्त के साथ प्रोग्रेस अच्छी होने के बजाय पीछे की तरफ आनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आप का काम जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, आपने वादा किया, आप बल्कि अच्छा होता कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने जो मुझे इंटरव्यू दिया था मेरे साथ खड़े होके, मैंने आपकी टीम को भेजा था, अगर वो भी सुना देते। उन्होंने तो एक डेडलाइन दी है, सितंबर में 1 साइड क्लियर, अक्टूबर में दोनों साइडें क्लियर, और नवंबर में आप जो है ना, बल्कि उन्होंने अक्टूबर कहा था, तो मैंने इस चीज को कहा कि सर जल्दी हो गई, नवंबर को ले जाएं, ठीक है। आपने मुझे प्रोग्राम में अगले दिन पूछा
कि आप नवंबर कह रहे हैं, वो अक्टूबर कह रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह करे नवंबर में भी हो जाए। मैं अपने एक अंदाजे से अपने एक सीन फोरसी कर रहा हूँ चीज़ें, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आंखें बंद करके बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही रूट पे तवज्जो है और वो रूट आपको पता है किस तरफ है, वो एक बड़े मनसब की तरफ रूट जाता है। वहाँ पे सारी मशीनरी लगी हुई है, एलडी भी वहीं लगा हुआ है, पीएचए भी वहीं लगा हुआ है, टीपा भी वहीं लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस भी वहीं लगी है, डॉल्फिन भी वहीं लगी है, पीरू भी वहीं लगी है। अब अगर रह बाकी लाहौर का क्या हाल है? इफ्तिताह पे बात, तख्ती पे बात, तस्वीर तो पे लगा बात, दे, वो कल ही हो लगा जाए। दे, वो लगा दे, उससे मैं लोगों कहता को हूं लगा कोई दे। लेना। आप ये वाटर टैंक का मंसूबा देखें, मैं 28 अगस्त को रिपोर्ट करके गया था कि पहले दिन काम होना था, 1 तारीख को काम हुआ है, आज खुदाई मुकम्मल होकर उसकी 4 दीवारी होने को आ रही है। 40 लाख गैलन का वाटर टैंक है, पूरा कजाफिर गुलबर्ग के पानी को कैटर करेगा और वो अगले 15 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो वहां पे परफॉर्मेंस हो रही है, काम करना है बस, वहां पे परफॉर्मेंस हो रही है। आपका बंद रोड मंसूबा जो है वो 2 महीने लावारिस पड़ा रहा, इफ्तिताह का मुंतजिर रहा, आपने इफ्तिताह नहीं किया। ठीक है, ये सीरियसनेस है। वाटर रोड पे लोग जलील बता दें यहाँ बेसिकली काम क्या होना था, क्योंकि तकरीबन 1 साल होने को आके है, हम तो अपग्रेडेशन कह रहे हैं ना, यहाँ होना क्या था? काम बहुत बड़ी नौयत का था, लेकिन आपने हाथी निकाल दिया, अब दुम आपसे नहीं निकाली जाए। सीधी सी बात है कि आपने नाला बंद करके, नाला रिलोकेट करके शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपने उसको कंक्रीट कर दिया, नाले में पानी चला दिया, बेहतरीन तरीके से पानी चला गया और उसमें कोई रुकावट नहीं आई। उसके बाद आपने सड़कों को रेस्टोरेट करना था, आपने रेस्टोरेशन के लिए 3-3 रो की बड़ी बड़ी सड़कें आपने रेस्टोर कर दी, पत्थर डाल दिया। सर्विस लेनों को आपने रेस्टोर करना था, वो अभी नहीं फिलहाल किया। एक ब्रिज बनना था जिसमें आपने चील चौक पे, जिसे वो डिफेंस वाला चौक कहा जाता है, उस पर ब्रिज भी कंप्लीट होने को है, उसकी फिनिशिंग का काम जारी है। अब रुकावट क्या है? रुकावट है जी कि ठेकेदार की मन मर्जी, हरदर्मी, काम ना करना, सुस्त रवि, सीबीडी हुकाम की पूरी प्रॉपर सुपरविजन ना करना, उसको लिवरेज देना, ठेकेदार को सहूलतकारी फराहम करना इस काम में कि वो डिले करके एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है लोगों के साथ जो वहाँ पे जलील हो रहे हैं। छोटी छोटी आबादियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। इमरान भी वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड करता रहा है, वाल्टन के हल्के करता रहा है। यकीन करें लोगों के बुरे हाल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है, रेलवे कॉलोनी है, ज्यादा होती जाएगी मंसूबे की, तो कौन जिम्मेदार है? मंसूबा जब अपनी उम्र पूरी करके आगे जाता है तो कंट्रैक्टर जो है वो एस्केलेशन क्लेम करने का हकदार हो जाता है। वो कहता है जी कि मेरी मशीनरी खड़ी रही, मुझे जायद पैसों पे जो है वो सामान उठाना पड़ा, मुझे तो पैसे दें जी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, काम तो आपने नहीं कराया और काम कंप्लीशन ना हो। अब ये जो इजाफी लागत पड़ेगी इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? चले लोगों की तकलीफ को तो नज़रअंदाज कर दें कि जी आप सीरियस नहीं ले रहे, लोग तो बेचारे टूटी फूटी सड़कों पर जिस तरह भी जा रहे हैं। आप इसकी इजाफी लागत जो सीबीडी पे करेगी मुस्तकबिल में, जो कंट्रैक्टर क्लेम करेगा, जो वो कहेगा कि जी मुझे तखीर हो गई जी आपकी वजह से, बड़ा एहसान करेगा, वो कल को कौन देगा? तो ये चीज़ों में सीरियसनेस लेने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है सीबीडी हुकाम इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे हैं और आराम से बैठे हैं कि जी हो जाएगा, कोई बात नहीं, नवंबर नहीं तो दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर नहीं तो जनवरी हो जाएगा। लोगों के लिए मंसूबा हमारा जो एक रवैया तो यही बन गया ना। कोई बात नहीं कि इमरान भी इस चीज़ को समझता है कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, सितंबर है तो नवंबर हो जाएगा, नवंबर नहीं तो दिसंबर हो जाएगा। लेकिन ये लोग बदलने वाले नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार चल सकती है जो रोज़ वहाँ कुर्सी जाके बिठा दे, जिस तरह मोहसिन साहब चलाते थे। मैं बार बार उनका तस्करा इसलिए करता हूँ कि हमने काम होता देखा, फिर तो मिसाल देंगे, रिजल्ट्स थे ना। अच्छा, उस दौर में अच्छे से याद है क्योंकि दुर्र ने आप उस टाइम करते रहे, निगरान सीएम को भी और सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो देखते रहे हैं। उस वक्त इन्हीं लोगों की टांगे कांपती थी, हमें अच्छे से याद। इन्हीं लोगों ने परफॉर्म किया, चाहे इनकी तारीफें, चाहे सुबह के 12 हैं या रात के 2 बजे हुए हैं, चाहे फजर का टाइम है, चाहे ईशा का टाइम है, इन लोगों की टांगे कांपती थी कि निगरान सीएम जो है वो आएगा, वो ये देखेगा कि जी कल इतना काम हुआ था, आज कितना काम हुआ है, रूटीन की फॉलोअप ली जा रही थी। ठीक है ना। ये वही लोग थे जो ऐसे जिनों की तरह काम कर रहे थे। हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो देखे हैं कि निगरान गवर्नमेंट में शुरू हुए और निगरान सेटअप में ही खत्म हुए, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट, जिस तरह दुर्र नयाब ने कहा कि जब निगरान दौर खत्म हुआ उसके बाद वो हाथी गुजर गया, दुम रह गई, सिर्फ उतने प्रोजेक्ट रह गए। हमें अच्छे से पता है कि हम निगरान दौर जब ख़त्म हुआ तो हमने मुख्तलिफ जो मंसूबे थे उन पे खड़े होके हमने बाकायदा वहाँ से लाइव किया और बताया कि ये इन मंसूबों की अफादियत क्या थी, कितना काम हो गया और कितना रह गया। मैंने खुद देखा, हमने तमाम प्रोजेक्ट देखे, थोड़ा थोड़ा मामूली सा काम रह गया, लेकिन उस पर क्या हुआ कि जी तख्तियाँ जो हैं, ये तख्तियों का मसला जो है ना, ये रविश अभी तक नहीं हो रहा पाकिस्तान से। ये मनूस मारी जिस दिन ये खत्म हो गई ना, उस दिन पाकिस्तान जो है ना, हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। वाल्टन रोड की आप बात कर रही हैं, जितना बरकी का एरिया, जितना कंटोनमेंट का एरिया है,
उनका कुछ मिनटों का सफ़र जो है ना वो फिरोजपुर रोड इसके ज़रिए वो मुकम्मल होना था। लेकिन अवामी फलाह के मंसूबे जो शुरू किए जाते हैं उसमें आप खुद देखें कि जिस तरह दुर्रनियाब ने बताया है कि जी ज़राए का ये कहना था कि CM साहिबा जो है वो खुद कह रही थी कि जी हमारे जो वहाँ के MPs MNAs हैं उनको मसाइल का सामना है। वो भाई उनको छोड़ें, आप अवाम की बात करें कि भाई इसको पहले मुकम्मल करें। रोजाना हजारों गाड़ियां जो है वहां से गुजरती हैं। आप ये ना देखें कि जी हमारे MPs MNA जो है वो सफर कर रहे हैं, आप ये देखें कि ये छोड़ दें कि ये मंसूबा किसने शुरू किया था, क्यों किया गया। आप ये देखें कि इसकी अफादियत क्या है, कितना फायदा होगा। लोगों की गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, लोगों के कारोबार जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, आमदोरफ्त में उन्हें मुश्किलात का सामना है और इस धूल गर्दो गुबार से वहां के जो लोग हैं वो भी बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल। मुझे अब कुछ इसका रिजल्ट जो नजर आ रहा है ना दुर्रनायाब, अगर कोई अच्छी खबर है वो भी बता दें, अगर कोई बुरी खबर है वो भी बता दें। मैंने तो लास्ट टाइम रिपोर्ट किया और खुद भी इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि लोगों का गमो गुस्सा है, तो कल को मेरे पे उतरे तो बेहतर है इन लोगों पे उतरे ना। तो मैंने तो उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुला के रिक्वेस्ट करके वो आए, उन्होंने हमारे ऑन रिकॉर्ड कहा कि जी हम सितंबर में एक साइड जो आपकी फिरोजपुर रोड से डिफेंस मोड़ की तरफ जाती है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अक्टूबर में दूसरी साइड जो कि डिफेंस मोड़ से आपकी इस तरफ आती है पैकेजेस मॉल और फिरोजपुर रोड की तरफ वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सर्विस लेनों को कंप्लीट करेंगे तो सेफ साइड हम ट्रैफिक चला देंगे जी अक्टूबर में। अच्छा। लेकिन अब आके जो मैंने हालात देखे हैं तो मुझे तो नवंबर भी नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि मैंने नवंबर की भी तारीख इनके तारीख से 1 महीने आगे दी थी, वो भी नहीं हो रही। तो दिसंबर जो इनकी पेस है, तो मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दिसंबर तक जाके भी शायद अगर ये ट्रैफिक चला दें। अच्छा, अभी आप 3 महीने और बता रहे हैं। कारपेटेड रोड पे क्या है? काम क्या है? कारपेट है, कुछ भी नहीं। आपने देखा है वाटर बाउंड हुई पड़ी है, जिसे पत्थर डाल के प्रेसिंग करना और मिट्टी डाल और ये मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में अगर कोई करना चाहे तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल से 10 दिन का काम है। मैं कह रही हूँ 1 हफ्ते 10 दिन का 3 दिन मैंने ऊपर रखे, आपने तो हफ्ता का है ना, मैंने 3 दिन और कर दिए कि चलें 3 दिन और चलें 15 दिन ले लें। ये हफ्ते का काम है, 10 दिन का काम है कि एक तरफ आपने पेवर मशीनें लगा के दूसरी तरफ आपने इधर सॉल्ट डालनी है और प्रेसिंग। आप एक लेयर तो देना मुकम्मल करके, तो जब वज़ीर आला इफ्तिताह करने की नौबत आएगी अब फाइनल लेयर तब डाल दीजिएगा। हमेशा ये होता है कि एक कारपेट की 2-3 लेयर्स होती है, आप एक लेयर डाल के छोड़ देते हैं, ट्रैफिक गुजरती है। जब इफ्तिताह का वक्त करीब आता है आप उस पर नई लेयर बिछाते हैं, उसके अंदर कर्व स्टोन्स लगाते हैं, आप कैट आइज लगाते हैं, उसकी लेन मार्किंग करते हैं और इफ्तिताह कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये हालात है कि हम तो जीरो से आगे नहीं चल पा रहे और कोई वजह नहीं है। साहिबा की तरजीहात क्या हैं, मुझे ये बताते हैं, क्योंकि अगर हम तो चले उनके चचा के साथ रिलेट कर देते हैं ना उनका दौर, तो शहबाज शरीफ साहब तो इन चीज़ों को लेकर बड़ा एक्टिव रहते थे। तरजीहात तो बहुत क्लियर थी और बहुत अच्छी भी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्यूरोक्रेसी उनको क्यों नहीं चलने दे रही। मैं बहुत ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना लोग, मैंने जो गाड़ी चला रहे हैं ना यही उनको नहीं चला रहे, ठीक है, आगे नहीं चलने दे रहे। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि जीरो से लेके काम उन्होंने स्टार्ट किया, लाहौर के अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम पे भी फोकस किया, उसको भी पैकेज दिया, गली मोहल्लों को पैकेज दिया, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ के छोटे छोटे लोगों के मसलों को तवज्जो दी। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब ये चीज़ें आगे चलनी चाहिए ना। आपका लाहौर डेवलपमेंट पैकेज जो 1.25 खरब रुपए का था, 125 अरब का, वो कहाँ पहुँचा? आपने एक बहुत बड़ा वो बनाना था जी चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, वो कहाँ पहुंचा? आपने गली मोहल्ले पक्के करने थे, सीवरेज तब्दील करने थे, नालियाँ तब्दील करनी थी, MCL वासा LDA सबको अलर्ट कर दिया गया, वो कहाँ गया डेवलपमेंट पैकेज लाहौर का जो 1 खरब और 25 अरब का था? कोई फॉलो अप तो लेना आप फॉलो अप ले कि अगर लिवरेज देते रहेंगे तो इस तरह नहीं होगा। वज़ीर आला को उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था जब उनकी डेडलाइन पे आज सितंबर में ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो उनको कहते जी नो एक्सक्यूज, सॉरी आप आगे चले, मैं ये काम किसी और से करवा लेता हूं। आप देखें ना शहबाज शरीफ साहब तो इसी तरह ही करते रहे हैं। हम चलो नहीं दूसरी मिसालें देते कि चलें आपको शायद बुरा ना लगे या आप नाराज ना हो, आपके अपने चचा की मिसालें आप चलें शहबाज शरीफ साहब को भी छोड़ दें, आप रिसेंट मॉडल पे जाएं। मोहसिन साहब ने कितने लोगों को सस्पेंड किया, वो तो चले फिर कितने लोगों को टर्मिनेट किया, कितने लोगों को उहदों से हटाया। आप ये जो CBD की बातें कर रही हैं, सारी बातें कर रही हैं, ये सिर्फ उनके आने से कंप्लीट आ जाती है ना कि उनको चला कोई नहीं रहा था, वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। हालत ये है, मैं ये बात करना नहीं चाहता था, मेरे 2-3 ऐसे जाती वार्डन दोस्त हैं जो छुट्टी लेने में मजबूर हो गए। वो कहते हैं कि सारा दिन हमें प्रोटोकॉल ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती। आपके बॉस तो प्रोटोकॉल नहीं लेते थे। मैंने कहा जी वो तो कभी भी नहीं लेते थे, ना वो जिंदगी में कभी लेंगे। वो तो इस तरह आ जाते थे जिस तरह आम बंदा चलता हुआ अचानक आ जाता था अस्पतालों के अंदर, चाहे LDA के अंदर, चाहे कहीं पे भी। यहाँ पे वो लोग ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं कि सारा दिन प्रोटोकॉल ड्यूटीज़, सारा दिन प्रोटोकॉल ड्यूटीज़।
आईजी प्रोटोकॉल वॉल्टन वाले मंसूबे की तो दुरे ने आपसे बातों से मैं ये अंदाजा कर सकती हूँ, काम बिल्कुल थोड़ा सा है और ये नियतों पे डिपेंड करता है। करना चाहें तो 10 दिन 15 दिन चले 20 दिन इनफ है, उसमें ये काम हो जाएगा। ना हो तो फिर चाहे जितने मर्जी महीने पड़ा रहे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। मिशन थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हादसात की रोकथाम और महफूज सफ़र, अब ये यकीनी बनाने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम लोगों ने सबसे पहले लेने हैं, और उस अगर नहीं लिए जा रहे तो इम्प्लीमेंट किसने कराना है? सिटी ट्रैफिक पुलिस ने। सबसे पहले आ जाते हैं हेलमेट और सीट बेल्ट। इमरान, देखिए जी, बिल्कुल ये तो हम एक अरसे से कह रहे हैं कि हेलमेट मोटरसाइकिल पे जो सवार है उसके लिए हेलमेट पहनना जो है वो एहसान नहीं कर रहा, ना इदारों पर, ना हुकूमत पर, ना किसी हॉस्पिटल पर, ठीक है। वो एहसान कर रहा है अपने ऊपर, ठीक है। सीट बेल्ट के हवाले से अगर बात करें तो ऑब्वियसली उसमें भी उसकी अपनी जान जो है ना उसका अपना फ़ायदा है, ठीक है। और ये तो इदारों के हवाले से बात करें, इदारे जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी उन्होंने सेमिनार वगैरह जो हैं वो करवाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो आदत है ना वो नहीं बदली। आदत तब बदली जब जो फ़ाइन है वो 200 रुपये से बढ़ के 2000 रुपये पहुँचा। तब लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो हेलमेट ख़रीदना शुरू हुए और पहनना जो है वो शुरू कर दिए। अभी भी कुछ लोग जो हैं, आप देखें कि अभी भी लोगों की आदत ऐसी हैं कि वो जब सिग्नल के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं यहाँ पर वार्डन मौजूद है, तो मोटर बाइक की टैंकी पे जो हेलमेट पड़ा है या जो हैंडल के साथ लटकाया हुआ है वो निकाल के पहन लेते हैं। वो भाई अगर वो वार्डन वहाँ पे खड़ा आपको देख रहा है और अगर हेलमेट की पाबंदी लाजमी करवा रहा है तो वो आपके लिए करवा रहा है ना, वो किसी और के लिए तो नहीं करवा रहा। और वैसे भी हमारे यहाँ पर शहरी जो ज़्यादातर शहरी, मैं सबकी बात नहीं करता, ज़्यादातर शहरी जब मोटर बाइक चला रहे होते हैं ना तो यकीन जाने वो ऐसे चला रहे होते हैं जैसे कि वो चांद पे बाइक चला रहे हैं कि उनके राइट लेफ्ट और कोई नहीं है, बस वो कभी फर्स्ट लेन की तरफ जा रहे हैं, कभी थर्ड लेन की तरफ जा रहे हैं, वो देखते ही नहीं। तो इससे हादसात। अब अच्छा, जब हेलमेट के हवाले से आपने ही ये खबर जो है वो हमें यहाँ पे पढ़ के सुनाई थी कि जी जब से हेलमेट की पाबंदी लाजमी करार दी गई है तब से जनरल हॉस्पिटल जहाँ पर हेड इंजरी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते थे वो 60-70% कम हो गए कि उनकी अमवात जो हैं जो होती थी उसमें भी रेशो में बहुत कमी हुई। जिन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह हमारे पास जो आती है हादसात की वो यही होती है कि हेलमेट नहीं पहना होता, और इस हालत में मरीज हमारे सामने आता ना कि हमें भी इलाज समझ नहीं लग रहा होता कि हमने कहाँ से शुरू करना है। सो आपकी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा देखिए ना, मैं इमरान की बात ठीक है जी, साथ दही आपने लटकाया होता, दूध लटकाया होता, साथ हेलमेट लटकाया होता, ठीक है जी। और आप ये छोटे छोटे बच्चे भी आगे, और मैंने तो अक्सर लोगों ने खड़े होकर ये भी ऑब्जर्व किया कि वो वार्डर्स को क्या कह रहे होते हैं। तो एक वार्डर ने रोका, उसने कहा जी कि आपने हेलमेट पहना नहीं हुआ। कहते जी मेरे सादा मसला है, ठीक है। अच्छा, एक को मुझसे पूछा, कहते जी मेरा ना गर्मी लगती, मेरा दम घुटता है। भाई आपको ऐसी ऐसी जस्टिफिकेशंस देंगे कि वार्डन्स को पता लग जाता है कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं और सिर्फ बहाने बना रहे हैं, तो उसका चालान तो वो लाजमी करते हैं। किसी को कोई जेन्युइन मजबूरी हो, यानी कि किसी को पट्टी हुई होती है सर पे, किसी को कोई चोट है, उसकी वजह से ना पहन पाए तो और बात है। या तो फिर आप मतलब कि है मुज़य्या सी बात, पता नहीं आप इसको माइंड ही कोई ना कर जाए, या तो आप सिख मजहब में चले जाए ना, जिनको पूरी दुनिया में अलाउ है कि बगैर हेलमेट के सफर कर लें। आपको पता नहीं कनाडा में सिखों को अलाउ है कि वो अपनी वो पग बांधेंगे तो उसके बाद वो हेलमेट से उनको एग्जेम्पशन है। बिल्कुल। तो भाई आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर एक चीज आपको दे दी गई है, समझने की आपके लिए जरूरी है, आपकी लाइफ लाइन है, आपकी जिंदगी इसमें मुनहसर है, सब कुछ है। जान है तो जहान है। आपको पता ना, सेहत के अलावा तो अगर सेहत चली गई सब कुछ चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको ये चीज़ अगर इतनी मामूली सी बात नहीं समझ आ रही तो फिर किस तरह समझ आएगी? आपको कौन सा हरबा समझ आएगा? जुर्माने आपने डबल ट्रिपल कर दिए, सजाएं आपने कर दी, बंदों को आपको याद है कि वो अंदर पकड़ पकड़ के भी थाने में रात रख लिया, लेकिन ये कौम हमारी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से भी कोई प्यार नहीं। बिल्कुल सही। और ऐसी सी जज्बाती कौम है कि आप ये अक्सर देखती होंगी, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं तो उनको कहें जी कि आप मर जाएंगे, आपके पीछे कौन है, तो कहते हैं हाले भी मरे पे हैं, हाले भी इतनी महंगाई है, साढ़े खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ऐसे मर रहे हैं। एंज बातें जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन हकीकतन बात यह है कि आपको दुनिया में कहीं पे भी इस चीज़ पे रियायत नहीं मिलती। सीट बेल्ट पे, हेलमेट पे
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप मोटरसाइकिल चला लेंगे या गाड़ी चला लेंगे या विदाउट लाइसेंस परमिट आप चला लेंगे। यहाँ पे तो आपको याद होगा केटे सेटअप एक बंदा ही 42 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाने आया, यानी कि वो 18 से 42 तक उससे मोहसिन साहब बतौर वज़ीर आला ये पूछते हैं कि यार तुमसे ये बता दो कि तुम 18 से 22 तक करते क्या रहे हो, 42 तक करते क्या रहे हो। चलो खैर है, छो हो गया सो हो गया, छोड़ो। अच्छा, वो 18 साल की उम्र से 42 साल की उम्र में बगैर लाइसेंस जरूरत ही नहीं पेश आई कभी, क्योंकि लाहौर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर फिर हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस का भी लाहौर है ना, पूछना चाहिए था। अब रोड्स पे फिर रहे हैं, दंदना रहे हैं, कभी किसी ने रुक के ये नहीं कहा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस। उसकी वजह है आपका दिमाग किसी की सलाह पे नहीं है। हमारे मॉडर्न भाइयों से माजरत के साथ ट्रैफिक पुलिस से उन पे चालान का इतना प्रेशर है, उन पे वो चालान मनी परसेंटेज वाला इकट्ठा करना सारा सिस्टम आपको पता है, वो इतना प्रेशर है कि वो इस्लाह की तरफ जाते नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है मुर्गा आ गया ना, बस सही है जलाने के लिए। उसको समझाना, उसको एजुकेट करना, उसको एक दफ़ा मौका दे के छोड़ना, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एजुकेशन का भी ये पार्ट होना चाहिए। आप जब कहेंगे जी कि आज एक वार्डन ने 25 चालान किए, आज 20 सेक्टर के वार्डन ने 40 कर लिए, जब इस दौर में पड़ जाएंगे और फिर ये देखेंगे रेवेन्यू कौन इकट्ठा कर रहा है और परसेंटेज में बेनिफिट इनाम जो है वार्डन्स को किस तरह से दिया जा रहा है। आपने वार्डन को इनाम सिर्फ कंट्रोल रखने के लिए दिया था कि इस चक्कर में दिया था कि आप सारी दुनिया के चलान ही बस करते रहे। अब बिल्कुल आपने चलान ही करना है, आप किसी को ये नहीं देख रहे कि कौन कहाँ पे टकरा रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है। आपने नाका लगाया होता है, 3 बंदे रोके होते हैं, उसके बाद कोई उधर से गुजर रहा है, कोई हेलमेट के बगैर गुजर रहा है, कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन मुझे 3 रगड़े में आ गए ना, उस पर आपने घंटा लगा देना। और दूसरा, ये वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ा इशू है, और बहुत बड़ा इशू है, हादसा की बहुत बड़ी वजह है। सो इस पर प्लीज सख्ती से अमल दरामद, और खुद बीइंग ड्राइवर आप लोग भी ये समझें कि आपकी अपनी जान भी जा सकती है। सब चीज़ें बाद में, ये ज़िंदगी होगी तो आप बाइक पर, गाड़ी पर सफ़र कर सकेंगे, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए भी। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस का वक्त हुआ है जी, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, उसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। हमारे साथ रहना। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, शहर लाहौर बड़ा शहर है और बड़े शहर के मसाइल बड़े हैं, और मसाइल वही जो हम हमेशा से डिस्कस करते रहते हैं। और डिस्कस करने का मकसद क्या होता है? वो इश्यूज जो आप हमें भेजते हैं और हम उनके हल की तरफ निकलते हैं। हुकाम जो होते हैं उनसे हम आपके मसाइल डिस्कस करते हैं ताकि इनका कोई हल निकल सके। अब बड़े शहर में ट्रैफिक मसाइल, तजावुज़ात का मसला, आवाम का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो है जी महंगाई कंट्रोल कौन करेगा। इसके साथ साथ शहर के दीगर मसाइल जिसमें हम देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज के मसाइल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमें भेजते रहते हैं, हम अपने शो का हिस्सा बनाते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हमेशा बेहतरी आए, और कोशिश भी हमेशा बेहतरी की ही करनी चाहिए। बाकी अब इन मसाइल के ज़िम्मेदार जो लोग हैं जिन्होंने इनको हल करना है, ज़िम्मेदार तो नहीं कहना चाहिए, जो हल करने वाले हैं, शहर लाहौर के करता धरता डीसी साहब जिन्होंने अपना चार्ज संभाला, हमें खासे एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। वो चाहे आप शहर की सफाई को लेके देखें या फिर महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, डेंगू के हवाले से अगर उनकी काविशें देखें, लेकिन स्टिल एक चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। 2-3 दिन बाद अगर आप दौरा कर रहे हैं, उसका फीडबैक क्या आ रहा है, आपकी टीम कितनी एक्टिव है, बाहर फील्ड में जाकर आप लोगों से पूछें कि उनके मसाइल क्या हैं, फिर बेहतर तरीके से पता चल सकता है। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासा एक्टिव देख रहे हैं हम आपको शहर में, वो चाहे सफाई मामलात हो, चाहे डेंगू के मामलात हो, आवाम का मसला इस वक्त बहुत बड़ा महंगाई है, वो कंट्रोल करना हो, कैसे देखते हैं, कितना चैलेंजिंग है? नहीं, लाहौर इटसेल्फ इज चैलेंजिंग सिटी जी, फेस ऑफ पंजाब। और आई जॉइन ऑन 15 अगस्त। उसके बाद मैंने तमाम अपनी जो फॉर्मेशंस हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनके साथ बैठ के एक अपना प्लान बनाया है, और उसके साथ सुबह मैं रोज़ निकलता हूँ जिस पर मेरे साथ MCL की टीम्स होती हैं, LWMC की टीम होती है, वासा को हम साथ रखते हैं, LDA की टीम साथ होती है। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग इज़ कि जहाँ पे हमें फीडबैक आ रहा है कि इश्यूज़ हैं, वहाँ पे उन्हें एड्रेस करें। बेसिकली हम जब सुबह निकलते हैं तो हम रात को बैठ के चेकआउट करते हैं कि ये एरिया है जहाँ पे ये मसाइल आ रहे हैं। तो मैंने जब से चार्ज संभाला है, मैंने हर एक तहसील में विज़िट किया है और मल्टीपल टाइम्स विज़िट किया है। व्हाट वी आर ट्राइंग इज़ कि इन्हें फॉलो अप भी किया जाए, फिर जाके हम देखते हैं कि इस पर काम हुआ है और लोगों का फीडबैक क्या है। सो जहाँ पे भी लोगों को मसला आ रहा है, वी आर ट्राइंग
लेकिन कहीं पे आपके जो इश्यूज़ हैं वो बड़े क्रॉनिक हैं, उनको फिर हमें हल करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेना पड़ता है, और जिसमें सीएम साहबा की तरफ से लाहौर डेवलपमेंट पैकेज डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सीवरेज के मसले लोगों के जो रूरल एरिया उस पर हल होंगे। जहाँ तक आपने महंगाई की बात की है, बिल्कुल मेरा सबसे पहला पॉइंट भी यही था कि हमने महंगाई पे आना है, आपने खुद ही जिक्र कर दिया। हमारे यहाँ एक सेगमेंट है जिसमें हम हमारे रिपोर्टर हर रोज़ जाते हैं फील्ड में, ओपन मार्केट से रेट जो है वो बताते हैं, एक उनके हाथ पर वो डीसी ऑफिस से जो रेट लिस्ट निकलती है वो होती है, सर उस पर अमल नहीं होता जी। तो मुझे बता दें उसके लिए आपकी हिकमत जी। इसमें देखें, जो हमारा एक तो बेसिकली अगर आप देखें प्राइस कंट्रोल के हवाले से सबसे जो मेन चीज़ है वो सप्लाई जो चेन है हमारी, उसको अगर आप मेंटेन करें। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि सर्टन मंथ्स में सर्टन कमांडिटी, हाँ जी मैंने सब्जी मंडी विजिट किया, रोज़ सुबह विजिट करते हैं, प्राइस कंट्रोल के विजिट भी होते हैं। तो जो सप्लाई चेन आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि सर्टन कमांडिटी सर्टन मंथ्स में ऊपर जाती है, उनकी प्राइसेस जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट होती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो स्टेबल रहे। और आपने देखा होगा पिछले 4 हफ्ते में हमारी जो कमोडिटीज़ हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, वो यहाँ स्टेबल रही हैं या कम हुई हैं। उसकी वजह यही है कि हमने सप्लाई चेन पे ज़्यादा जोर रखा है कि उसको हम मेंटेन कर सकें। उसके साथ साथ जहाँ तक आपने कहा है कि ओवर चार्जिंग होती है टर्मिनल एंड पे, कस्टमर के एंड पे, वहाँ पे हमारी PCM जो नंबर ऑफ़ PCMs भी मैंने लाहौर में इंक्रीज़ करवाए हैं, डेली विजिट भी वो कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट हमने 5.6 मिलियन का जो है वो फ़ाइन किया है। सो प्रेजेंस है, PCMs की भी प्रेजेंस है, और पब्लिक को जहाँ पे भी शिकायत होती है, मेरे सोशल मीडिया पे भी मेरा नंबर भी है, शेयर करें, हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है पिछले 4 हफ्तों में जो हमारी सप्लाई चेन है वो बेहतर हुई है, स्टेबल रही है। अच्छा, अभी हमने रिसेंट ये एक मिसाल बहुत अच्छी थी, क्योंकि पूरे शहर में एक ही कीमत किसी जगह पर इंप्लीमेंट हो जाना ना, CM साहिबा ने रोटी की कीमत हमें करके दिखाई। सब्जियों की कीमतें हर मार्केट में अलहदा होती हैं, आप पोश इलाकों में चले जाएं अलहदा है, गुलशन एरावी अलहदा है, समनाबाद अलहदा है, टाउनशिप अलहदा है, क्यों ऐसा है सर? नहीं, इसमें देखें, अगर जो प्राइस आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल से जब नोटिफाई होगी, इसमें उनका मार्जिन भी होता है। ये फिर वही बात है, जो माफियाज़ हैं जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं वही इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन उस पर हमारी पूरी टीम, AC साहिबान और PCMs, दे आर इन द फील्ड इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग एज वेल। और वही है, इनको हम फाइन करके FIR अरेस्ट करके इन्हें केटर फॉर किया जा सकता है, और हम कर भी रहे हैं। तजावुज़ात का मसला शहर का बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक पुलिस कहती है बहुत सारे मसाइल तजावुज़ात की वजह से हैं। सो क्या हल है इसका? जी, इसमें टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स इशू है, लाहौर का है, इट्स अ क्रॉनिक इशू। इसमें हमने जो पहली पॉलिसी बनाई थी, हमने ये कहा था कि लाहौर में जहाँ पे भी हमारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं उनको हम एक लाइन के अंदर, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, उनका हम नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम उनको तंग करें या उनकी रोज़ी को ख़राब करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ट्रैफिक की कंजेशन का बायस ना बने। तो हमने ये पहले प्रोसेस किया कि हमने रेहड़ियों को लाइन में लाने की कोशिश की है। उसके अलावा हमने कुछ सर्टन स्ट्रीट, जो हमारी रायविंड रोड है, मुल्तान रोड है, अभी माल्टन लिंक रोड है, मॉल रोड है, वहाँ पे हमारे जो MCL का स्टाफ है और AC साहिबान ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी किया है, जहाँ पे लोग पार्किंग की जगहों पे अपनी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट लगा के बैठे हुए थे, वी हैव पुश देम बैक। और हमने इन लोगों को कहा है जो आपका बिजनेस एरिया है, जो आपकी दुकान है, अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रखें, पार्किंग एरियाज़ में आप इंक्रोचमेंट ना करें और अपनी चीज़ें ना लगाएं। सो अभी फेज़ वाइज हम चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको एरियाज़ क्लियर होते हुए नज़र आएंगे इंक्रोचमेंट से। कौन से ऐसे शहर के इलाके हैं जहाँ पर आपको लगता है कि तजावुज़ात कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज? देखिए, तजावुज़ात का बेसिकली ये बिज़नेस ओरिएंटेड है। जहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा होता है वहाँ पे लोगों ने अपनी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं। जहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप लाहौर की इंटरनल सिटी, आप दातागंज बख्शोन में चले जाएँ, शालीमार वाली साइड पे चले जाएँ, राग में चले जाएँ, इनको क्यों नहीं? जी बिल्कुल, हमने उनके साथ भी बात की है और उनके साथ लेके चल रहे हैं और हम टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिज़नेस ज़्यादा है, वहाँ पे ये हमारे, जहाँ पे आपको पॉश एरियाज़ है वहाँ पे आपको ये जो फिनोमेनन है ये बड़ा कम नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पे हमारी बिज़नेस की एक्टिविटी ज़्यादा है और पीपल आर फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज एरिया, वहाँ पे ये फिनोमेनन आपको बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नज़र आएगा। तो उन्हीं एरियाज़ को हम एड्रेस कर रहे हैं और फेज़ वाइज इन्हें क्लियर करते हुए चलेंगे। और सर, मुझे लगता है कि मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला ना हमारे यहाँ पार्किंग प्लाजे ना होना। सो किसी भी मार्केट में जाने से पहले बीइंग द ड्राइवर परेशानी होती है कि गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। सो
पार्किंग प्लाजों के हवाले से? जी, पार्किंग प्लाजा जो इस वक्त ली पार्क ने भी एक स्टडी की हुई है, दे हैव आइडेंटिफाइड 26 साइट, उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी एक सिविक सेंस भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज अंडरग्राउंड बने भी हुए हैं लाहौर में, खुद लाहौर में, लेकिन लोग वो यूज़ नहीं करते हैं। मर्जी दिल करते हैं, उसने पर्ची हाथ में पकड़ी है और उसने अपनी ही पार्किंग। जी, उसमें हमारा जो पार्किंग प्लाजाज है वो लोगों को भी अपने जहाँ पे अवेलेबल है पार्किंग गवर्नमेंट की वजह से वहाँ पे पार्क करना चाहिए। हम अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इलीगल पार्किंग कर देते हैं। जहाँ पे आपने ओवर चार्जिंग की बात की, ये बिल्कुल, ये मेरे नोटिस में जब आया था और मैंने ये लिबर्टी वाला जो है उसमें अपने बोर्ड भी लगवाए हैं 30 रुपये की पार्किंग के। इसका दातागंज बख्श में मुझे रिपोर्ट हुआ कि ओवर चार्जिंग हो रही है, मैं खुद भी जाके देख रहा हूँ। और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि वहाँ पे अब एज़ पर लॉ जो है वो पार्किंग फ़ी चार्ज हो रही है। सही। इसके साथ साथ डेंगू के हवाले से हमने देखा कि आप काविशें भी कर रही हैं, स्टिल इस पे हमें दिन रात नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये फेवरेट सीज़न चल रहा है। जी बिल्कुल, दिस इज़ अ पीक सीज़न ऑफ डेंगू। और जब मैंने चार्ज लिया था 15 अगस्त को, तो मैंने आते साथ ही अपनी जो हेल्थ की टीम है उसे ये रियलाइज़ कराया था कि अगर हमने अभी अपना काम ग्राउंड वर्क ठीक कर लिया तो डेंगू नहीं आएगा लाहौर में। और अल्लाह के फजल से 15 सितंबर को अगर आप पिछले सालों में देखें तो पीक होती थी, 400-400, 500-500 केसेस होते थे हमारे एक महीने में। सितंबर में ही पिछले साल अगर आप देख लें तो राउंड अबाउट 600 केसेस थे। अल्लाह के फजल से हमारा इस दफ़ा डेंगू कंट्रोल में, और उसकी वजह है कि हमने एफर्ट्स पुट इन किए हैं, हमने फॉगिंग की है, हमने जो लावा साइडिंग है वो करवाई है, वो स्कैनिंग दी होल ऑफ लाहौर। जो ट्रबल सब या हमारी प्रॉब्लमेटिक यूसेस थी जो पॉश एरिया से जा, वहाँ पे भी हमने ग्राउंड वर्क करवाया है। और ये जो केसेस अभी कंट्रोल में है, दिस इज ऑल द एफर्ट बाय द हेल्थ टीम ऑफ लाहौर। उसकी वजह से ये आपको डेंगू स्मॉग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, स्मॉग हैज़ बीन एन इशू फॉर लाहौर और पिछले साल तो बहुत ज़्यादा सीवियर रहा। तो आते साथ हमने जो स्मॉग के कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का है, जो स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हैं, उस पर हमने एक्शन लेना शुरू किया। इंडस्ट्री जो है जहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स नहीं लगे हुए, वहाँ पे हम एक्शन ले रहे हैं। जो हमारी ब्रिक किल्स हैं जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे नहीं हुए, उन पे हम एक्शन ले रहे हैं। जो टायर बर्निंग वाली इंडस्ट्री है उस पर एक्शन ले रहे हैं। माई असिस्टेंट कमिश्नर ऑन फील्ड इन लाइज ऑन विद द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, वी आर कंडक्टिंग द रेड्स। और जो AQI है वो पिछले साल से इस दफ़ा बेहतर आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है इस दफ़ा हम लोरियों को बेहतर फ़िज़ा दे सकते आने वाले दिनों में सर्दियों में। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, हमें पता चला था कि अफसरान को पाबंद किया गया, सुबह 9 से 11 बजे तक उन्होंने अपने ऑफिस में रहना है, इस दौरान कोई मीटिंग भी नहीं होगी। तो क्या लोगों की रसाई आप तक मुमकिन है? शहर में जो कोई भी DC से मिलना चाहता है, आपके दरवाजे खुले हैं अगर कोई अपना मसला बताना चाहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दरवाजे खुले हैं और मैं सुबह पहले फील्ड में जाता हूँ, उसके बाद दफ्तर बैठता हूँ और मैं अवेलेबल हूँ 9 से 11। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने कन्वे किया हुआ है 9 to 11 द गवर्नमेंट ऑफिसर्स शुड बी इन देयर ऑफिस। कोई मीटिंग भी नहीं होगी और उसके बाद वो अपना फील्ड वर्क कर सकते हैं। सो किसी कंप्लेनेंट को कहीं पे किसी दफ्तर में भी है, ज़रूर जाएँ, 9 से 11 ऑफिसर्स विल बी इन देयर ऑफिस। अच्छा, लाहौर के हवाले से जब भी कोई प्लानिंग हुई है ना, चाहे वो सोना लाहौर मुहिम चली, हम इसमें देखते हैं मॉल रोड, जेल रोड, कुछ आपकी जो मेन शाहराएं हैं उन पे काम होता है। CM साहिबा ने बड़ी मेहरबानी की, उनकी अप्रोच को हमने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने आते ही लाहौर डेवलपमेंट पैकेज लेकर आई और इस पैकेज में उन्होंने कहा कि गली कूचे, लाहौर की गलियां जो हैं, हमने लाहौर को फोकस करना है मेनली। सो उसमें सीवरेज का काम था, स्ट्रीट लाइट्स का काम था। लाहौरियों को बड़ी खुशी हो गई, चले CM साहिबा ने उनके बारे में सोचा, अब वो है जी आपके ऊपर, तमाम काम इम्प्लीमेंट आपने कराना है, 3 किस्तों में वो पैसे मिलने हैं। किस तरह से उस पे? जी बिल्कुल, आपने सही बताया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये प्लान डिज़ाइन करवाया है लाहौर के लिए और ये 137 अरब का प्लान है, जिसमें 78 बिलियन जो है वो सीवरेज जो वासा ने एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास वही जो एरिया है जहाँ पे सीवरेज का इशू है, वहाँ पर वो सीवर लाइंस डालेंगे, वाटर सप्लाई लाइंस डालेंगे। उसके बाद MCL का है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो इसमें पैकेज है, दैट इज़ ऑफ 59 बिलियन, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट्स बनानी है, PCC की, टफ पेपर्स लगाने हैं, लाइटिंग करनी है। सो ये पूरे लाहौर को, सारे टाउन्स को ये कवर कर रहा है और इसमें हमारा अप्रूवल फेज चल रहा है। इन द मिड ऑफ नवंबर द ग्राउंड वर्क विल बी स्टार्टेड। और जिस तरह ये आपने बताया है कि ये फेजेस में होगा, लेकिन पहले फेजेस में हमारे पास 6 टाउन है जिसमें ये काम स्टार्ट होगा और ये MCL और वासा एग्जीक्यूट कर रहे होंगे अंडर माई कमांड और मैं इसे देख रहा हूँ। लोग क्या अपने इलाके के बारे में मसाइल बता सकते हैं जहाँ पर लोगों को लगता है अरसा दराज से सीवरेज, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं वो लाहौर का सर हिस्सा भी नहीं लगते हैं,
बहुत परेशान हैं लोग। अब किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है, कहाँ पर पहले काम होगा और कहाँ पर बाद में काम होगा? जी, जिस तरह मैंने बताया है, हमने पहले फेज में 6 टाउन लिए हैं, है। जिसमें हमारे पास रावी टाउन है, दाता गैसबक्स टाउन है, शालीमार टाउन है, निश्चित टाउन है, समनाबाद है। इसमें हम पहले फेज़ में जा रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों के जो इश्यूज़ हैं, वो मैं अब सुबह भी शादरा गया हुआ था, वहाँ पे भी जो मैंने क्लीनिंगनेस के इश्यूज़ देखे, सीवरेज के इश्यूज़ देखे, सो हम खुद भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी ये जो स्कीम्स भी एग्जीक्यूट होनी है लाहौर डेवलपमेंट प्लान में, असिस्टेंट कमिश्नर इन लाइज ऑन विद द नोटेबल्स ऑफ द एरिया, दे आर डिज़ाइनिंग इट। सो विल मेक श्योर कि इस प्लान के एग्जीक्यूट होने के बाद लोगों के जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं, जो टूटी हुई गलियों के इशू हैं और जो स्ट्रीट लाइट्स के इशू हैं, वो दोबारा कॉप अप ना हो। सर, पोलियो के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। बहुत अफसोस होता है, पूरी दुनिया पोलियो फ्री, और पाकिस्तान में बारहा ये कोशिशें की जा रही है। स्पेसिफिकली पंजाब की लाहौर की बात करें, बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है, लेकिन हमेशा रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है कि फिर आपके सैंपल पॉजिटिव आ जाते हैं, और वही 2-3 जगहों से। सो किस तरह देख रहे हैं आप पोलियो? ये जो एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आने वाला है, ये लाहौर के इंडिजिनस में भी होता है, और जो आपके बाकी मुल्क के लोग हैं जहाँ पे होता है, वहाँ से भी लोग वायरस कैरी करके आते हैं, यहाँ फिर आपको एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव मिलते हैं। इसका हल है एग्रेसिव जो हमारी पोलियो कैंपेन्स हैं, वो इसका हल है। अब हमारी SNAD हुई है रिसेंटली, उसमें बड़े अच्छी हमारी कवरेज भी रही है, और जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से फीडबैक भी बेहतर आया है। वी आर फोकसिंग एंड वी आर कवरिंग ऑल द एरियाज ऑफ लाहौर। और इसमें आपके तवज्जो से मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, हम समझते हैं कि शायद बच्चों को पोलियो के कतरे सिर्फ एक दफ़ा पिलाने होते हैं। आप बच्चों को पोलियो के कतरे जब भी टीम आती है पिलाए, ये उनकी बेहतरी के लिए है। सो हमें रिफ्यूज़ल के केसेस भी आते हैं, लोगों से गुजारिश है कि ये उनके बच्चों की बेहतरी के लिए है, गवर्नमेंट का साथ दें, सो वी कैन मेक पाकिस्तान अ पोलियो फ्री कंट्री। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, नए DC साहब आए हैं, सो मसाइल उनके हल हो जाएंगे। सो मुझे आप बता दें, कोई ऐसी हेल्पलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकें? जी बिल्कुल, जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं डिप्टी कमिश्नर के, वो फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पेज अवेलेबल है। जस्ट आपने अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है उधर, और अपना सेल नंबर और जहाँ पे आपका एरिया, जहाँ पे आपकी इशू है, उस एरिया का ज़रूर GPS लोकेशन के साथ टैग करें, सो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच सके। अक्सर होता ही है, लोग एक जेनेरिक सा एक मैसेज कर देते हैं, सो फिर हमें पता नहीं लगता, और कॉन्टैक्ट नंबर में होता है। सिर्फ ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करें जब भी आपने कंप्लेंट करनी है। विल गेट बैक टू यू। सर, पूरे शहर में मसाइल को, इश्यूज़ को देखते हुए आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जो आप पूरे दिन में डिसाइड करते हैं कि आज ये काम तो लाज़मी? देखिए, आपने बिल्कुल जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी है क्लीनिंगनेस, उसके बाद प्राइस कंट्रोल है, इंक्रोचमेंट है हमारी, और जो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जो इस वक्त मैंने इनिशिएटिव लिया है लाहौर में, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी है, हमने जो ये विजुअल पोल्यूशन है, जो हमारे बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, आई एम ट्राइंग टू रिमूव दैट फ्रॉम लाहौर। हाँ, इसमें डिजिटल, हाँ, वी हैव टू गो डिजिटल इन लाहौर जी। ये मैनुअल जो पेनाफ्लेक्सेस और क्लॉथ बैनर्स लगे हुए हैं, आपके तरफ से मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, आने वाले दिनों में आई विल बी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी कल्प्रिट्स जो ये यूज़ कर रहे होंगे। इसको हमने ख़त्म करना है लाहौर में, हमने ये जो विजुअल पोल्यूशन है ये ख़त्म करनी है, और हमने डिजिटल लेके जाना है इसको। और प्रायोरिटी वही है, हमारे पास प्राइस कंट्रोल है, हमारे पास क्लीनलीनेस है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस है, और जहाँ पे लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, पॉट होल्स हैं रोड्स पे, उसे हम कर रहे हैं। कहीं पे स्ट्रीट लाइट फंक्शनल नहीं है, उसको एड्रेस करते हैं। तो यही प्रायोरिटीज़ होती है दिन पे, और इसी को हम लेके चलते हैं। सर, लोगों को छोटे छोटे इश्यूज़ बड़े हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे मसाइल, इनको किस तरह से आसान जी, बनाएं? काफ़ी हद तक हमारी गवर्नमेंट ने इनको डिजिटलाइज कर दिया है, ये जो इश्यूज़ हैं, और हम वी आर मेकिंग श्योर कि जो ऑफिशियल से कंसर्न हैं, दे आर सिटिंग इन देयर ऑफिसेज टू अटेंड द पब्लिक। और इसमें जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, उस हवाले से भी द क्लियर डायरेक्शंस हैव बीन पास कि इस तरह की चीज़ या इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि हम सोशल मीडिया पे डिजिटली वी आर अवेलेबल टू द पीपल ऑफ लाहौर। जस्ट ड्रॉप इन अ कंप्लेंट एंड विल गेट बैक टू यू। मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? लाहौरियों के लिए मैसेज यही है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर को साफ़ रखना चाहती है, लाहौर के शहरियों के लिए बेहतरी करना चाहती है, लेकिन
एट द सेम टाइम आपने अपना किरदार अदा करना है। इलीगल पार्किंग ना करें, जहाँ पे आपको कोई गलत चीज़ नज़र आती है ज़रूर हाईलाइट करें, लेकिन आप खुद उसका पार्ट ना बने। कहीं पे गंदा कूड़ा खुद ना फेंकें, कहीं पे रॉन्ग पार्किंग आप खुद ना करें। सो आपने भी रिस्पॉन्सिव होना है। ये टू वे ट्रैफिक है, आप हमारा साथ देंगे देन द गवर्नमेंट विल डिलीवर। सर, आपस में इदारों की कोऑर्डिनेशन भी बड़ी ज़रूरी है ना। अब चाहे वो वासा है, LWMC है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, अगर यहाँ से एक दूसरे के ऊपर मसाइल डाले जाएंगे तो फिर नहीं, ये हमने एटीट्यूड जब से मैं आया हूँ, ये हमारा जो ब्लेम शिफ्टिंग वाला एटीट्यूड है नहीं, ये हमने ख़त्म कर दिया है। वेदर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LDA, PHA, वासा, MCL, नो ब्लेम शिफ्टिंग। लाहौर इज़ ऑफ एवरीबॉडी, जो भी इधर बैठा हुआ है, जिस एजेंसी का मसला है उसने ऑन करना है। बल्कि उस दिन एक एरिया में जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी MCL की बनती थी, वासा ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। सो ये जो एटीट्यूड है ब्लेम शिफ्टिंग का, ये मैंने आते साथ तमाम जो ऑफिसर्स हैं जो इन्हें हेड कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी काइंड, ये हमने ख़त्म करना है और ख़त्म कर दिया है। इसमें कोई ब्लेम शिफ्टिंग आइंदा से लाहौर में नहीं होगी, ये उसका काम तो मैंने नहीं किया। सो इस तरह हम इसी तरह टीम अपनी बिल्डिंग कर रहे हैं लाहौर में कि ब्लेम शिफ्टिंग ना। जहाँ इंतज़ामिया अपनी काविशें कर रही है शहर को खूबसूरत बनाने में, मसाइल से छुटकारा, अब थोड़ा सा आप लोगों को भी अपना हिस्सा डालना है। इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि कुछ अच्छा काम नज़र भी आ सके। बाकी DC साहब ने अनाउंस किया है कि इनके दरवाजे खुले हैं। जहाँ कहीं आपको लगता है कि शहर में मसला है, फेसबुक पेज है इनका जी, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर, दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से रब्ता कर सकते हैं, DC ऑफिस भी जा सकते हैं और मसाइल हाईलाइट कर सकते हैं। हमारा शहर है, हमने मिलजुल कर इसका ख्याल रखना है। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं तालीम के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम और स्टूडेंट्स की, मैं तो ये कहूँगी कि बेहतरी के लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है, बिलाशुबा काबिल तारीफ़ भी है और खिदमात ये किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं जी। राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी किस तरह से अपनी खिदमात जो है वो पेश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, विजन इनका क्या है और दौरे जदीद में जो हम देख रहे हैं जिद्दत के साथ हर चीज़ नए रास्ते पे जा रही है, इन तकाज़ों को मीट किस तरह से किया जा रहा है। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा दूँ। सबाहत खान जो कि CEO हैं राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी की। सो इनके बारे में ये बताती चलूँ कि इनके वालिद साहब जो कि सेहत की देखभाल के सनत जो है इसमें एक लेजेंड प्रोफेसर राशिद लतीफ़, उनकी बड़ी बेटी जिन्होंने इस विजन को आगे लेके चली अपने वालिद साहब के कि उन्होंने सेहत के शोबे में कुछ बेहतरी के लिए, स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम करना है। सो इस सफ़र का आगाज़ उन्होंने कैसे किया, मकसद क्या था, विजन क्या था, वो पहला स्टेप किस तरह से उन्होंने लिया, इस पर बात करेंगे। सबाहत खान साहबा को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल होता है एक खातून के लिए, चैलेंजिंग भी होता है अगर आप कुछ नया स्टेप लेना चाहें, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है ना। सो नो डाउट एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जब आपके साथ अपने वालिद का नाम भी जुड़ा हो, उसको लेकर चलना, कामयाबी से लेकर चलना। सो कैसे सोचा कि कुछ करना है? जैसे आपने कहा, यूनिवर्सिटी के नाम से भी राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी से इतने आयु आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बेसिकली विजन जो उनसा है या इसकी इंस्पिरेशन प्रोफेसर राशिद लतीफ़ खान। उनकी ज़िंदगी मेरे लिए, मेरे तो वालिद हैं, लेकिन ही इज़ अ लेजेंड इन हिज फील्ड। उन्होंने पाकिस्तान में सबसे हर चीज़ पहली जो क्वालिफ़िकेशंस थी इंटरनेशनल गायनेकोलॉजी की, वो पहली लेकर आए। टेस्ट ट्यूब की टेक्नोलॉजी वो लेकर आए, लेप्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी फ़र्स्ट टाइम वो पाकिस्तान में इतने लेकर आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ही इज़ बेसिकली अ टीचर एट हार्ट। हमने सारी ज़िंदगी ये देखा है, बचपन से, आप यकीन कीजिए, वो जहाँ आपको प्राउड फील होता है ना, वहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना शुरू कर देते हैं कि बस अब इसको लेकर चलना आगे। तो ही इज़ बेसिकली अ टीचर। और आई थॉट कि देयर इज़ नथिंग बेटर देन टू टेक हिज लेगेसी फॉरवर्ड देन इन नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी,
जो कि आती कई नस्लों को वो सर्विस दे सकें, Agree. वो इंस्पिरेशन दे सकें, वो विजन दे सकें जो कि उनका पाकिस्तान के इतने लिए है। दैट वाज द थॉट एंड इंस्पिरेशन बिहाइंड आपने ये सेटिंग इट अप। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और आगाज कर दिया। कब आगाज किया, किस तरह से स्टार्ट लिया और स्टार्ट से अब तक कितना कामयाब देखते हैं? इनिशियली सबसे पहले तो हमारा आगाज़ हुआ, हमारा मेडिकल कॉलेज हमने सेटअप किया इन 2010। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें अलाइड हेल्थ रिसोर्स हेल्थ फैकल्टी और सो एंड सो फोर्थ पे। बट द यूनिवर्सिटी चार्टर इटसेल्फ वो हमें इन्होंने 2 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर फिर हमने भी एडेड मोर फैकल्टीज़। अब हमारे पास फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, लॉ है, सोशल साइंसेज है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसमें द एम्फसिस इज़, जैसे आपने भी कहा कि अब बहुत ज़माना बदल गया है, रोज़ के रोज़ बदलता है। आप सुबह उठते हो तो AI आया होता है और कुछ, तो इतनी एम्फसिस इज़ कि बच्चों को वो स्किल्स इम्पार्ट की जाए विद नॉलेज जो कि एम्प्लॉयबिलिटी में ट्रांसलेट हो। Yes. ना कि सबसे बड़ा चैलेंज ये, ना कि वो एक कागज़ की टुकड़ा लेके डिग्री के नाम पे ले जाएं और फिर वो ठोकरें खाते हैं। सो बेसिक एम्फसिस इज़ टू टर्न देम इनटू एन एम्प्लॉयबल and plus entrepreneurs where they want to be. So they are not dependent on other people. They can create within the resources they have their own income. That's basically it. I think ये वक्त की बड़ी ज़रूरत भी है। So कुछ आपकी फैकल्टी के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली जिस किसी ने एडमिशन लेना होता है ना, तो आपको बड़ा होता है कि अच्छा टीचर्स कैसे होंगे, इन्वायरमेंट कैसा होगा। अगर आप एक इदारा ज्वाइन कर रही हैं तो वो आपको किस तरह से पॉलिश करके निकालेगा? हम जी वी हैव बिन वेरी लकी, एक्सट्रीमली लकी आई वुड इतने से कि हमारे जितने वाइस चांसलर से इतने लेके डॉक्टर रुखसाना इतने हैं, रजिस्ट्रार साहब, हमारी लॉ के इतने हेड तारड़ ने साहब, हमारे साइकोलॉजी की हेड डॉक्टर नाशी, दे ऑल retired as deans and heads from Punjab University and other really big universities. तो वो they bring their experience of running a world class university with them when we are just an infancy. और वो उनके काम में नज़र आता है। और हमारी यूनिवर्सिटी का मैं ये कहूँगी कि we have the perfect balance कि जिसमें experience भी है, motivation भी है और आज के ज़माने के साथ चलने की एक urge भी है। बिल्कुल, आपने आज के ज़माने की बात की तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना, आपने अपने स्टूडेंट्स को कि अपनी पढ़ाई के दौरान भी वो पैसे कमा सकते हैं। आजकल तो यही ट्रेंड है ना, किस तरह से स्टूडेंट को तैयार किया जा रहा है। ये एतमाद देना कि वो सिर्फ पढ़ाई के बाद फ्री नहीं बैठे रहेंगे बड़ा ज़रूरी है आज के स्टूडेंट को, अदरवाइज मायूस हो जाते हैं नौजवान। जैसे आपने कहा ना, आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी जौन सी है सिर्फ एक स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी इज़ अ प्री स्टेप टू द प्रैक्टिकल लाइफ। यस, नो डाउट। तो ये यूनिवर्सिटी आपको एक प्लेटफॉर्म, सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, टू बिल्ड योर ओन कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड थिंग्स, फाइंड आउट कि आप किस में सबसे बेहतरीन हो, आपको क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़ आपने अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड की, आपकी सुपर पावर क्या है। सो ये सेफ एनवायरनमेंट जब यूनिवर्सिटी आपको देती है एंड गिव यू, एम्पावर यू टू फाइंड योर सेल्फ एंड फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, तो आपको कुछ बनने में आसानी भी हो जाती है। बिल्कुल, there is no way you can not succeed. Yes, exactly. अच्छा जी, डिग्री के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। HEC से मंजूरशुदा होती है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स के नहीं जी 100%, क्योंकि वी फील हेल्थ एंड एजुकेशन ये एक सर्विस है। जब आप एक स्टूडेंट को इनरोल कर लेते हो, आपकी वो जिम्मेदारी है और उसकी तरबियत आप पे फ़र्ज हो जाती है। सो कोई ऐसा काम करना जो कि आखिर में जाके उनको फ़ायदा ना दे, गुनाह है। सो यू हैव टू हैव प्रॉपर एक्रीडेशंस, यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग। सो 100% वी आर HEC कैसे देखते हैं अपने recognized. स्टूडेंट्स को जब फील्ड में होते हैं? ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जी बड़े बड़े इदारों से ही अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वही हम अच्छा नज़र आएगा। अपने स्टूडेंट्स को जब देखती हैं बड़ा कामयाब, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास FA के बाद A-levels के बाद स्टूडेंट्स आते हैं। मैं एक बात सबको ये ज़रूर कहती हूँ, उसमें बड़ी सी बड़े कॉलेज से भी FA कर कर आते हैं, छोटे छोटे ट्यूशन वाले उधर से भी आते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं ना, वो एक सफ में खड़े हो जाते हैं, वो बराबर है। सही। फिर उसके बाद रेस नई शुरू हो जाती है
फिर उसमें ये नहीं है कि जो बड़े कॉलेज से नाम से आएगा वही पहला आएगा, बिल्कुल नहीं, सब एक हो जाती है। फिर तो अपनी मेहनत है, आप जहाँ पहुँचो। जब आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ले ली, रिगार्डलेस ऑफ किस यूनिवर्सिटी से की, तो वो डिग्री आप एक सफ में खड़े हो। बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट, ये बहुत अच्छा है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, फिर हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबाहत खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी की CEO हैं। हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है? हमारे राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में देयर इज अ स्कॉलरशिप स्कीम जो कि मेरिट बेस्ड भी है और नीड बेस्ड इतने भी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड। तो वी ट्राई टू फैसिलिटेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि इतनी हमारा पाकिस्तान का चैलेंज ही सबसे ये लिटरेसी रेट है। सो इतनी आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी कि वो इतनी पूरी कोशिश करें कि जो उनके पास बच्चा तालीम लेने आए उसको अकोमोडेट जरूर करें। अगर कोई बच्चा पढ़ना आज के दौर में चाह रहा है, आप उसको अगर फैसिलिटेट कर देंगे तो मेरे ख्याल से इससे आई थिंक इट्स अ मस्ट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, आपने सही कहा। इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है, कुछ पढ़ाई के अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का दिल करे कि भी हमने यूनिवर्सिटी जाना है। क्या किस तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज रखती है? जब हमने यूनिवर्सिटी बनाई तो एक हमारा आइडिया ये था कि यूनिवर्सिटी वो होनी चाहिए जो जिन पे हम गए हैं, बाहर इंग्लैंड भी गए, यहाँ पे एक प्रॉपर कैंपस होता है, जो आपने बात की। जब तक एक प्रॉपर कैंपस ना हो, आप वो यूनिवर्सिटी लाइफ वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, जो सोशल ग्रोथ होती है, वो ओनली हैपन्स व्हेन यू हैव अ होल कैंपस। सो हमारा माशाल्लाह राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी का 30 एकर्स का कैंपस है, उसमें क्रिकेट ग्राउंड भी हैं, बास्केटबॉल्स भी हैं, देयर आर 10 डिफरेंट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अ मीडिया सोसाइटी। सो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये एनवायरनमेंट होगा तो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करेंगे, उनको शौक होगा, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है। ये जो सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट्स का कैसा इनकी तरफ रुझान देखते हैं? दे आर अमेजिंग। बल्कि अब तो ये सोसाइटी स्टूडेंट रन होती हैं, उनके स्टूडेंट्स ही इनिशिएटिव लेते हैं, बनाते भी वो, चलाते भी वो। उनको सिर्फ आपने फैसिलिटेट करना है, थोड़ा एम्पावर करना है, फिर वो देखें कितनी दूर भागते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लान क्या है फ्यूचर, क्या किस तरह से मजीद आगे बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं? एज फार एज आर राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी इज कंसर्न्ड, आर एम एंड विजन आई थिंक इज द सेम दैट वुड लाइक पाकिस्तान टू बी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आपके शो में भी सुबह बिजली से शुरू होते हैं और पानी पे ख़त्म होते हैं, ऐसे कि आई फील कि हमारे यूथ में वी हैव टू इंस्टिल द एलिमेंट टू ड्रीम, और वो होप और ये जो बिलीफ पाकिस्तान में नहीं वो कम होती जा रही है। कि ये इस कंट्री का क्या बनना है, भाई इस कंट्री का वो बनना है जो तुम्हारा बनना है, तुमने बनाना है। ये चीज़ इंस्टिल करनी है हमने अपने स्टूडेंट्स में, और एक बेसिक एलिमेंट ऑफ इंटेग्रिटी, ऑफ ह्यूमैनिटी जो कायदे आज़म में नज़र आती थी आपकी, प्लस द ड्राइव एंड द मोटिवेशन टू डू बेटर, टू बी बेटर। और फिर मोस्ट ऑफ ऑल हम सब एक हैं, एक की कामयाबी नहीं होती, सब की होती है। आपके मुल्क की कामयाबी, सबकी कामयाबी, मैं कामयाब होंगी तो आप कामयाब। बिल्कुल, वी हैव टू टेक एवरीवन अलोंग। So these are the visions and these are the principles I want to have students of RRKU MC take मुझे forward. ये बता दें, पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो है ना बड़ी मैटर करती है। आज हम स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं, लेकिन वो जो होता है ना, आप तरबियत करें, थोड़ा सा बाअदब बनाएं। आजकल के नौजवान में कमी है, किस तरह इस पे काम करें? मेरे ख्याल से पढ़ाई के साथ ये बड़ा चैलेंज है। आई थिंक जी किसी भी इंस्टीट्यूट में इफ इट्स 50% academics, then there is the 50% is the grooming part of it, and the principles and morals जो आप इंस्टिल करते हो उनसे, so it goes hand in hand. तो यूनिवर्सिटी जो सी एक्सपीरियंस होता है इज एज मच एज एकेडमिक, और जैसे आपने मुझसे पहले सवाल किया, उतना ही एम्फोसिस ऑन पर्सनल ग्रूमिंग एंड पर्सनल इंटेग्रिटी पे होता है. सो यू हैव टू गिव देम बाय एग्जाम्पल, बाय टीचिंग, by giving them opportunity to experiment and be that. बहुत अच्छी चीज़ है। यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट को ऑफर करती है कि अगर बड़े अच्छे स्टूडेंट्स भी आपके होते हैं, वो वहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं, सो क्या ये भी आप अपॉर्चुनिटी देते हैं? एब्सोल्युटली जी,
यू मे थिंक कि हम थोड़े से बायस हैं, लेकिन अपने बच्चे सबको ज़्यादा प्यारे लगते हैं। सो हमें तो बहुत खुशी होती है जब हमारे अपने बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि हम उनको खुद उनकी ओनरशिप बहुत होती है, उनको वो अपना लगता है, फिर वो उतना ही ज़्यादा उसमें एफर्ट डालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज होगा स्पेसिफिकली जो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चल रही होती हैं कि हम आगे जाके क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट हम रख लें वो हमें उस तरह से आगे कोई फैसिलिटेट ना कर सके। बहुत सारे सवालात होते हैं स्टूडेंट्स के ज़हन में। सो बीइंग एन एक्सपर्ट क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ऑब्वियसली अगर आप एक इदारा चला रहे हैं, आप बहुत सारे माइंडसेट देख रहे हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। देखिए, इस स्टेज पे जब आप 18-17 साल की उम्र में होते हैं, एक तो नंबर वन आई बिलीव कि ये बहुत ही ज़्यादती उस बच्चे पे हो जाती है कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो 18-17 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी डिसाइड कर रहा है। ये नहीं है, और ये प्रेशर हमने अपने बच्चों पे नहीं डालना। जो वो डिसाइड कर रहे हैं वो ये है कि अगले 4 साल का प्लेटफॉर्म, आप डॉक्टर बन के मीडिया में जा सकते हैं, आप मीडिया करके बिजनेस में जा सकते हैं, आप लॉ करके फिल्म स्टार बन सकते हैं। सो दैट प्रेशर कि जी मैंने ये लाइन अगर मैंने चूज कर ली तो क्या मैं ये ना कर पाई, नहीं, आप एक सिर्फ अपना बेस लाइन डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद दुनिया खुली है, जो डिग्री मर्जी कर लें आप, but choose a degree that fits in with what you want to do. I think it's a responsibility हमारे पेरेंट्स की भी to guide the kids, but at the end of the day it's the बच्चों की डिसीजन होनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना डिसीजन होगी, उनका अपना दिल होगा तो वो एक्सेल करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं। अगर आप बच्चों को प्रेशराइज करेंगे, चाहे वो आपका इदारा है, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, इनका रोल ज़िंदगी में बहुत अहम होता है, यही स्टूडेंट्स को कुछ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।